हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से होने वाली इनहेरिटेंस। हम पढ़ रहे थे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इनहेरिटेंस पढ़ ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की वजह से इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट है, उसका भी एंडोसिम्बायोसिस से ओरिजिन हुआ है और ये सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस ओरिजिन माना जाता है क्योंकि इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आ चुका था, तो प्राइमरी उसका है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इनहेरिटेंस होती है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट एक प्रिमिटिव ब्लू ग्रीन एल्गी होता था। जैसे रिकेट्सिया प्रोवोजकाई माइटोकॉन्ड्रिया है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज्ड डीएनए होता है। इस डीएनए को कहते हैं प्लास्टोम। इट इज नॉन एज प्लास्टोम। इसमें हम एक फेमस एग्जाम्पल लेने वाले हैं और वो एग्जाम्पल है लीफ कलर का इन 4 o'clock प्लांट। लीफ कलर इन 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट के अंदर 3 टाइप की लीव्स पाई जाती है। देखो, पहला एक प्लांट ऐसा है, इस प्लांट के अंदर जितनी भी लीव्स है सारी की सारी ग्रीन होती है। मतलब ये कंप्लीटली ऐसे ग्रीन कलर की लीफ है। पूरा का पूरा ऐसे लीफ है, वो ग्रीन है। तो हम इसको कह देंगे प्लांट विथ ग्रीन लीव्स। ये हो गया प्लांट विथ ग्रीन लीव्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस प्लांट के अंदर जितने भी ग्रीन सेल्स हैं, उन ग्रीन सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो नॉर्मल है। सो यहां पर नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है। नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट इन ऑल ग्रीन सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं ग्रीन कलर की, उन सब के अंदर जो है वो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होगा, मतलब नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ये लीफ है वो बिल्कुल से नॉर्मल बन जाएगी। ये तो होता है पहले टाइप का प्लांट। अब दूसरे टाइप का प्लांट समझिए। एक प्लांट ऐसा है जिसके अंदर जितनी भी लीव्स होंगी वो वाइट कलर की होंगी। दूसरा प्लांट ऐसा है जिसमें वाइट लीव्स होंगी। वाइट लीव्स। ये लीव्स वाइट क्यों है? क्योंकि यहां पर एबनॉर्मल या नॉन फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट है। एबनॉर्मल या नॉन फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट। तो इस वजह से ये लीफ का कलर है वो वाइट रह गया, क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो पाया। अब जो तीसरे टाइप के प्लांट्स आते हैं, इन तीसरे टाइप के प्लांट्स में जो लीफ है वो लीफ कुछ कुछ जगह से वाइट है, कुछ जगह से ग्रीन है। ऐसे ये लीफ में कहीं कहीं पर आपको वाइट कलर का पैच मिलेगा, कहीं कहीं पर ये ग्रीन है। तो आपको देखकर ऐसे लगेगा कि ग्रीन लीफ के ऊपर वाइट कलर के धब्बे से बने हुए हैं, जो कि आपने बहुत सारे प्लांट्स में से देखा होगा कि लीफ है वो ग्रीन भी है और उसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स है, जैसे मनी प्लांट के अंदर होता है ना, वैसे टाइप का। इसे कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीव्स। अब ये जो वेरीगेटेड लीव्स है, जहां जहां से आपको लीफ वाइट कलर की दिख रही है उन सेल्स के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट है नॉन फंक्शनल, और जहां जहां से आपको ग्रीन कलर की लीफ दिख रही है उनके अंदर ये फंक्शनल है। सो यहां पर हमारे पास में मिक्स्ड टाइप के क्लोरोप्लास्ट है। मिक्स्ड क्लोरोप्लास्ट that is
नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, दोनों टाइप के हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स में होते हैं। नाउ इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये प्लांट है उसमें पूरे क्लोरोप्लास्ट है वो नॉर्मल है, दूसरे प्लांट्स हैं इनके क्लोरोप्लास्ट सारे खराब हैं, तीसरे वाले के अंदर वेरीगेटेड लीफ है, मतलब नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी है, एबनॉर्मल क्लोरोप्लास्ट भी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो क्रॉस कराने हैं, हम इस प्लांट को एज फीमेल प्लांट यूज करेंगे और इसी प्लांट के पोलन ग्रेन को इसी प्लांट के स्टिग्मा पे डाल देंगे। फिर हम दूसरे फ्लावर की इस प्लांट की स्टिग्मा पर इस प्लांट के पोलन ग्रेन डालेंगे, मतलब इसको मेल की तरह काम लेंगे, उसको भी मेल की तरह काम में लेंगे। तो हमको यहाँ पर अब थोड़ा सा जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, क्रॉस करना है। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम केस 1 कंसीडर करते हैं, केस 1। और ये केस 1 क्या है, एक फीमेल प्लांट वो है ग्रीन लीफ वाला, और इस फीमेल प्लांट को हम मेल प्लांट से क्रॉस कराएंगे, वो भी ग्रीन लीफ वाला है। दूसरी बार हम जो फीमेल प्लांट है वो लेंगे जो ग्रीन लीफ वाला है और इसका क्रॉस कराएंगे एक मेल प्लांट से जो वाइट लीफ वाला है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम फीमेल है फिर से लेंगे ग्रीन लीफ वाली, लेकिन हम जो मेल है वो लेंगे वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीव्स। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम जो फीमेल प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं वो फीमेल प्लांट जो है वो फीमेल प्लांट है हमारे पास में ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फीमेल का एग है, इस एग के अंदर हमको नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ये लिख दिया मैंने नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट। इसके साथ में मेल गैमिट आके फ्यूज करेगा। मेल गैमिट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स तो होते नहीं हैं। दूसरा, हमने यहाँ पर भी ग्रीन फीमेल प्लांट लिया है तो हमें इस प्लांट के अंदर भी जो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा वो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और हमने पोलन ग्रेन लिया था वाइट वाले प्लांट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइट वाला जो प्लांट है उसका तो मेल गैमिट आएगा। और हमने तीसरे केस में, मतलब तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी यहाँ पे जो एग लिया है यानी फीमेल हमने जो इस्तेमाल की है वो ग्रीन प्लांट से है, ग्रीन प्लांट है। तो फीमेल अगर ग्रीन है तो एग में सबके पास में ग्रीन और नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होंगे, प्लास्टिड्स होंगे, प्रोप्लास्टिड्स होंगे जिनसे फिर क्लोरोप्लास्ट बनेगा। तो फीमेल के पास में अगर नॉर्मल कंडीशन है ग्रीन, तो मेल आप किसी भी प्लांट से ले लीजिए पार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट है या क्लोरोप्लास्ट का जो इनहेरिटेंस है वो फीमेल साइड से होता है। आपने अगर फीमेल को ग्रीन लिया है तो इसका मतलब यहाँ जितने भी जाइगोट्स बनेंगे उन सभी जाइगोट्स के अंदर नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट पहुँच जाएगा। और नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट अगर पहुँच जाएगा जाइगोट्स के अंदर तो आप समझ सकते हो कि इन जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा, सीड को जर्मिनेट कराएंगे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्लांट बनेगा वो ग्रीन प्लांट होगा और ये भी ग्रीन प्लांट होगा, ये भी ग्रीन प्लांट होगा। आई बात समझ में? तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, अगर फीमेल ग्रीन है, मतलब फीमेल है वो ग्रीन लीफ वाली प्लांट है, तो पोलन ग्रेन चाहे किसी भी प्लांट से आप ले लीजिए, अल्टीमेटली
ग्रीन कलर के प्लांट बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन में। इट मीन्स मदर के पास जो करेक्टर है वही करेक्टर आगे जा रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। हमारा केस 2 है, उसके अंदर हम जो फीमेल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, वो फीमेल जो है वो इस बार वाइट इस्तेमाल करनी है। फीमेल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? वाइट। तो हमारे रिजल्ट कैसे चेंज होंगे बात करेंगे, देखेंगे। चलिए केस 2 कंसीडर करते हैं। केस 2 है हमारा कि जो फीमेल है वो फीमेल वाइट है। अगर फीमेल हमने वाइट प्लांट को लिया है तो आप समझिए कि उस वाइट प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल है। यहाँ से जो फीमेल ली है इसमें भी जो गैमिट्स बनेंगे, अब ये एबनॉर्मल क्लोरोप्लास्ट पहुँचेगा फीमेल गैमिट के अंदर, और यहाँ पर भी एबनॉर्मल होगा, मतलब प्रोप्लास्टिड समझ जाइएगा आप। क्योंकि यहाँ पर ये नॉन फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट है, नॉन फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट, ये नॉन फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट के अंदर भी नॉन फंक्शनल ही पहुंचेगा, और नॉन फंक्शनल पहुंचेगा तो आगे जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वाइट वाइट वाइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फीमेल को हमने वाइट लिया तो नेक्स्ट जनरेशन वाइट बनती है। इट मीन्स फीमेल साइड से कंट्रोल हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर फिनोटाइप। तो ये भी एक मैटरनल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करेंगे तीसरे केस की। इस तीसरे केस के अंदर जो फीमेल है वो फीमेल हम लेंगे वेरीगेटेड लीफ वाली फीमेल, ऐसी फीमेल जिसके पास में लीफ में दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं। तो वो केस 3 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा केस 3 रहा। फीमेल है वेरीगेटेड। अब यहां से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो फीमेल है वो वेरीगेटेड है, तो इस फीमेल से हमें 3 तरीके के एग्स मिल सकते हैं। ये फीमेल 3 टाइप्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करेगी, 3 टाइप्स ऑफ एग्स। क्योंकि ये वेरीगेटेड फीमेल है इसलिए इस फीमेल के पास में दोनों तरीके के क्लोरोप्लास्ट हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे वो समझिए। 3 टाइप्स ऑफ एग्स। पहला, देखो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस फीमेल के पास में एक एग ऐसा बने जिसमें केवल नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट पहुंचे। एक एग ऐसा है जिसमें नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है। मेल साइड से तो केवल और केवल मेल गैमिट आएगा, और वो मेल गैमिट है उसमें डीएनए है, तो इसको तो एक बार इग्नोर करो। बस आप ये समझो कि मेल गैमिट का फ्यूजन होगा, इसकी साइड से कोई बात ही नहीं करनी। समझना सारा का सारा यहाँ से है। तो हमारे पास में सबसे पहले कंडीशन क्या है कि फीमेल साइड से ये जो एग है वो ऐसा एग हो सकता है जिसमें ओनली नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट हो। दूसरा एग ऐसा हो सकता है जिसके अंदर ओनली नॉन फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड हो। तीसरा एग ऐसा हो सकता है जिसके अंदर दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट पहुंच गए हों। अगर ये मेल गैमिट इसके साथ फ्यूज करता है तो नेक्स्ट जनरेशन में बनेंगे ऑल ग्रीन प्लांट, ठीक है। अगर ये मेल गैमिट इसके साथ फ्यूज करता है तो नेक्स्ट में बनेंगे ऑल वाइट प्लांट। आप बात समझ रहे हो। और अगर ये ऐसा एग बना है तो उसके साथ अगर फ्यूज करेंगे तो ऑल वेरीगेटेड टाइप के बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर एग में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है तो अगली जनरेशन नॉर्मल, एग में एब नॉर्मल है तो अगली जनरेशन एब नॉर्मल, एग में दोनों है तो अगली जनरेशन वेरीगेटेड। इट मीन्स अगर फीमेल वेरीगेटेड है तो तीनों टाइप के प्रोजेनीज बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। इसी प्रकार यहाँ से भी हम तीन ऑप्शंस वही लेंगे कि भाई क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल वाले जा सकते हैं एग में, क्लोरोप्लास्ट है वो एब नॉर्मल वाले जा सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो दोनों टाइप के भी तो हो सकते हैं एक ही एग में। तो अब फ्यूजन किसके साथ में होगा मेल गैमिट का, उस पर डिपेंड करेगा कि ऑल ग्रीन होंगे नेक्स्ट में प्रोजेनी, या ऑल वाइट होंगे नेक्स्ट के अंदर प्रोजेनी, या ऑल वेरीगेटेड होंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फीमेल साइड। यहां पर तीन टाइप के एग, वही तीन एग हैं कि नॉर्मल वाला क्लोरोप्लास्ट, एबनॉर्मल वाला क्लोरोप्लास्ट, या फिर दोनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट। एग जैसा है वैसे के वैसे प्रोजेनी। ऑल ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑल वाइट, और यहाँ पे हो जाएगा ऑल वेरीगेटेड। तो ये हो गया हमारे पास में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने फीमेल को किस तरीके का लिया है, उस पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी बनेगी। अब हम इस पूरे के पूरे चार्ट को या तीनों केसेस को समराइज कर सकते हैं एक छोटी सी टेबल बना करके। देखो, फीमेल अगर खुद ग्रीन है, अगर वाइट है, और अगर वेरीगेटेड है, तो हमें इतना ध्यान रखना है इसका क्रॉस चाहे जो मेल ग्रीन है उससे हो, या वाइट से हो, या वेरीगेटेड से हो, प्रोजेनी कैसे बनेंगे ऑल ग्रीन। इस फीमेल का क्रॉस चाहे ग्रीन मेल से हो, वाइट लीफ वाले मेल से हो, या वेरीगेटेड लीफ वाले मेल से हो, कैसे बनेंगे ऑल वाइट। या फिर वेरीगेटेड वाले का ग्रीन से हो क्रॉस, वाइट से हो क्रॉस, या वेरीगेटेड वाले से हो, यहाँ पर हमें ग्रीन भी मिलते हैं प्रोजेनी, वाइट भी मिलते हैं, वेरीगेटेड भी मिलते हैं। ये हो गया हमारे पास में सिंपल सा केस। हमने इन तीनों को ऐसे समराइज जो है वो कर लिया है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनहेरिटेंस कैसे होती है उसका एग्जाम्पल है। एक और केस पढ़ते हैं। हमारे पास में एक और प्लांट है जिसका नाम है जिरेनियम। इसका बॉटनिकल नेम है पेलार्गोनियम। जिरेनियम प्लांट के अंदर भी तीन टाइप के लीव्स होते हैं। एक लीफ होती है वही ग्रीन, एक होती है वाइट, और एक होती है वेरीगेटेड। इनके पास में भी सेम टू सेम जो है वही पैटर्न है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। इस बार मेल साइड से डिसाइड होगा कि नेक्स्ट प्रोजेनी कैसी बनेगी। तो आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, मेल ट्रांसमिशन इन जिरेनियम, इसको कहते हैं पेलार्गोनियम। देखो यहां पर सेम टू सेम वही केस है जो हमने अभी 4 o'clock प्लांट में पढ़ा, बस मेल साइड से करेक्टर आएगा, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो आप एक लाइन लिखिए, एज इन 4 o'clock plant, this plant also has green, white and variegated leaves, but in this plant the genotype of progeny is controlled by father side or male side, so it is the example of paternal inheritance.
इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर मेल यानी पोलन ग्रेन, मेल का मतलब पोलन ग्रेन, अगर पोलन ग्रेन ग्रीन लीफ वाले प्लांट के हैं या पोलन ग्रेन वाइट लीफ वाले प्लांट के हैं या पोलन ग्रेन वेरीगेटेड लीफ वाले प्लांट के हैं, इसका क्रॉस अगर आप ग्रीन फीमेल से कराते हो या फिर वाइट लीफ वाली फीमेल से कराते हो या इसका क्रॉस आप करा देते हो वेरीगेटेड लीफ वाली फीमेल से, इस बार फीमेल को इग्नोर करना है, चाहे ग्रीन हो वाइट हो वेरीगेटेड हो, चाहे ग्रीन हो वाइट हो वेरीगेटेड हो, आपको रिजल्ट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ मेल साइड। अगर मेल ग्रीन है तो ऑल प्रोजेनी ग्रीन, अगर मेल वाइट है तो ऑल प्रोजेनी वाइट, और अगर मेल वेरीगेटेड है तो इसके अंदर ग्रीन भी होंगे, वाइट भी होंगे और वेरीगेटेड भी होंगे। तो ये है मेल साइड से इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल, बट है तो क्लोरोप्लास्ट ही, क्योंकि कंट्रोल जो है वो क्लोरोप्लास्ट ही करता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस का ही। एक थर्ड एग्जाम्पल है आइजोप स्ट्रेन ऑफ मेज। आइजोप स्ट्रेन ऑफ मेज के अंदर क्या होगा, देखो ये मक्के की लीफ है, ठीक है। मक्के की लीफ की कुछ सेल्स ऐसी होंगी जिनके अंदर डिफेक्टिव क्लोरोप्लास्ट है, डिफेक्टिव क्लोरोप्लास्ट। और ये डिफेक्टिव क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या कर रहा है वो देखो, इस डिफेक्टिव क्लोरोप्लास्ट के अंदर आरएनए एंड राइबोसोम एब्सेंट है। अगर आरएनए एंड राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो आप समझ सकते हो नो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो आपको इस मक्के के ऊपर लीफ पे वाइट स्ट्राइप्स देखने को मिलेगी, वाइट स्ट्राइप्स, इसको कहते हैं आइजोप स्ट्रेन। इन वाइट स्ट्राइप्स को आइजोप स्ट्राइप्स कहते हैं, ये वाइट कलर की स्ट्राइप्स है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस का देखो, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी। इस यूनिसेलुलर एल्गी के पास में स्ट्रेप्टोमाइसिस रेजिस्टेंट जीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है ऑन क्लोरोप्लास्ट। तो जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा उसके प्रोजेनी में तो ये जाएगा, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा उन प्रोजेनीज के अंदर ये नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट की इनहेरिटेंस। तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस का ही केस है, सिंपल सा हमको ये समझना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल्स की इनहेरिटेंस के बारे में। इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स के अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं कप्पा पार्टिकल का, ठीक है। कप्पा पार्टिकल, देखो कप्पा पार्टिकल एक बैक्टीरिया है, इट्स ए बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का नाम है सीडोबैक्टर टीनियोस्पाइरेलिस। सीडोबैक्टर टीनियोस्पाइरेलिस, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की दो तीन खास बातें हैं। पहली खास बात,
ये रहता है, इट लिव्स एज एंडोसिम्बायोंट इन पैरामीशियम ओरेलिया। पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर ये एंडोसिम्बायोंट के फॉर्म में रहता है। फिर इसके रहने के भी कुछ कंडीशंस है। ये जो कप्पा पार्टिकल या बैक्टीरिया है, इट नीड प्रोटीन ऑफ कैपिटल के जीन फॉर सर्वाइवल, फॉर इट्स ऑन सर्वाइवल। यानी इसको खुद को अगर जिंदा रहना है तो इसको कैपिटल के जीन का प्रोटीन खाते रहना पड़ेगा। तो कैपिटल के जीन जिसके पास में होगा उसके पास ये रह सकता है, और जिसके पास में नहीं होगा उसके पास तो कभी नहीं रह सकता। एक और बात, ये कप्पा पार्टिकल है, ये एक टॉक्सिन बनाता है, मेक ए टॉक्सिन। इस टॉक्सिन का नाम है पैरामीसिन। पैरामीसिन, ये जो पैरामीसिन टॉक्सिन है, इट इज रिलीज्ड आउटसाइड, रिलीज्ड आउटसाइड द पैरामीशियम। ये पैरामीशियम के बाहर रिलीज आउट कर दी जाती है। फिर क्या होगा, अगर पैरामीशियम के बाहर ये टॉक्सिन रिलीज कर दी जाएगी तो जो पैरामीशियम के पास में कप्पा पार्टिकल्स नहीं होंगे वो मर जाएंगे। अच्छा, ये जो कप्पा पार्टिकल्स हैं ये ऑल्सो मेक एंटीडोट ऑफ टॉक्सिन। ये इस टॉक्सिन का एंटीडोट भी बनाते हैं। टॉक्सिन तो बनाते ही बनाते हैं, इस टॉक्सिन का एंटीडोट भी बनाते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं। कप्पा पार्टिकल्स बैक्टीरिया है एक टाइप के, ये एंडोसिम्बायोंट की तरह रहते हैं पैरामीशियम ओरेलिया में। इनको कैपिटल के जीन का प्रोटीन चाहिए खुद की सर्वाइवल के लिए। ये टॉक्सिन बनाते हैं पैरामीसिन जो बाहर छोड़ दी जाती है, और ये एंटीडोट ऑफ टॉक्सिन भी बनाते हैं। तो जिस पैरामीशियम में ये खुद प्रेजेंट है उस पैरामीशियम को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी पैरामीशियम में अगर ये एब्सेंट है तो उस पैरामीशियम में टॉक्सिन का एंटीडोट नहीं होगा। एंटीडोट नहीं होगा तो वो पैरामीशियम मर जाएंगे। अभी और समझो थोड़ी बात, फिर आगे की बात करेंगे। ये तो बात हमने कप्पा पार्टिकल के बारे में की। अब दूसरा, बेस्ड अपॉन के जीन 3 टाइप की पैरामीशियम होती है, 3 टाइप्स ऑफ पैरामीशियम। कौन कौन सी 3 टाइप की पैरामीशियम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पहली पैरामीशियम, ये दूसरी पैरामीशियम, और ये तीसरी पैरामीशियम। पैरामीशियम पहली वाली जिसके पास में कैपिटल के प्रेजेंट होता है, जिसके पास कैपिटल के प्रेजेंट होगा उसके पास पैरामीशियम हो सकते हैं, कप्पा पार्टिकल हो सकते हैं। ये है कप्पा पार्टिकल, ठीक है, कप्पा। इस पैरामीशियम के पास में कैपिटल के जीन है, इस जीन का प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन इनको खाने को चाहिए, इनको प्रोटीन मिलता रहेगा, तो मतलब कप्पा पार्टिकल रह सकते हैं। ये टॉक्सिन बनाएंगे, टॉक्सिन बाहर रिलीज करेंगे। इस पैरामीशियम को कहते हैं किलर स्ट्रेन, क्योंकि ये टॉक्सिन बना के, मतलब ये नहीं बना रही है बट इसकी वजह से मर तो रहे हैं दूसरे। ये तो हो गया किलर स्ट्रेन जिसमें कप्पा पार्टिकल है। दूसरी, ऐसी पैरामीशियम जिसमें कैपिटल के तो है, कैपिटल के है बट कप्पा पार्टिकल एब्सेंट है, कप्पा एब्सेंट। देखो मैंने क्या कहा कि कप्पा पार्टिकल्स को रहने के लिए कैपिटल के जीन होना जरूरी है। ये नहीं बात हुई
कि जिसमें कैपिटल के होगा उसमें कप्पा पार्टिकल भी होंगे, कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है ये। हाँ, कैपिटल के है तो इसमें भी रह सकते हैं, बट इसमें पहले से नहीं है तो इसमें एंटीडोट भी नहीं है। इसको कहते हैं सेंसिटिव स्ट्रेन। ये सेंसिटिव स्ट्रेन है। तीसरी ऐसी पैरामीशियम जिसके पास स्मॉल के है, स्मॉल के वाले के पास तो कप्पा पार्टिकल हो ही नहीं सकते, कप्पा कांट लीव, इस पे तो कप्पा पार्टिकल रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, तो इसमें ना तो टॉक्सिन बनेगी ना कोई एंटीडोट बनेगा, तो ये भी क्या हो गया, सेंसिटिव स्ट्रेन हो गया। तो पैरामीशियम है वो 3 टाइप की होती है। पहली पैरामीशियम जो किलर है, कैपिटल के भी है कप्पा भी है, दूसरी कैपिटल के है बट कप्पा नहीं है, और तीसरी जिनके पास में कप्पा रह ही नहीं सकते। तो ये हो गया हमारे पास में 3 टाइप की ये पैरामीशियम। अब हम 2 केस कंसीडर करते हैं, 2 टाइप के केस हैं वो और कंसीडर कर लेते हैं। केस नंबर 1, हम 2 पैरामीशियम के बीच कॉन्जुगेशन कराएंगे और वो कॉन्जुगेशन का रिजल्ट क्या होगा, कंडीशन क्या होगी वो समझिए। केस 1, और केस 1 ये है कि जो कॉन्जुगेशन है वो हो रहा है कॉन्जुगेशन फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्जुगेशन है। देखो, जब शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें एक बात आपको याद रखनी है, मतलब इस चीज के पीछे जो है वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखनी है कि अगर कॉन्जुगेशन शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है तो ओनली डीएनए मटेरियल इज एक्सचेंज्ड, ओनली डीएनए एक्सचेंज्ड बट नॉट साइटोप्लाज्म, बट नॉट साइटोप्लाज्म। अब देखो, जिनको नहीं समझ में आई ये बात वो आराम से डायग्राम देखो, सब समझ में आएगा। हमारे पास एक एक पैरामीशियम है जिसके पास कैपिटल के है और इसके पास में ये कप्पा पार्टिकल्स भी है। ये कैपिटल के है और कप्पा पार्टिकल भी है, तो ये है किलर। हमारे पास में दूसरी जो पैरामीशियम हमने यूज करी है वो स्मॉल के है, आपको पता है ये हो ही नहीं सकती किलर, तो ये सेंसिटिव होगी। अब हमने क्या कहा कि कॉन्जुगेशन फॉर शॉर्ट टाइम, जब कॉन्जुगेशन शॉर्ट टाइम के लिए होगा तो शॉर्ट टाइम के कॉन्जुगेशन में केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होगा, डीएनए मटेरियल का एक्सचेंज होगा। जैसे इसके पास 2 कैपिटल के है, इसके पास में 2 स्मॉल के है, इसके पास में साइटोप्लाज्म के अंदर ये कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि यहां पर केवल और केवल डीएनए एक्सचेंज होगा तो एक कैपिटल के को इधर भेज दो और एक स्मॉल के को इधर ले आओ। आई बात समझ में? आगे जब ऐसा किया गया और क्योंकि कॉन्जुगेशन थोड़े समय के लिए ही था तो ये दोनों अब सेपरेट हो गई है और इनमें कंडीशन बन गई कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, ठीक है, कैपिटल के स्मॉल के। हमने क्या लिखा कि ओनली डीएनए एक्सचेंज बट नॉट साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म इसके पास रहा, तो ये तो है किलर की किलर, ये है सेंसिटिव की सेंसिटिव। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों सेल्स में एक फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, वो ऑटोगेमी क्या होती है उसको समझो। ऑटोगेमी एक ऐसे टाइप का फिनोमिनन है जिसके अंदर खुद का खुद के साथ मिक्सिंग। ऑटोगेमी ऐसा फिनोमिनन है जिसका रिजल्ट्स इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन ये एक टाइप का डिवीजन है। ऑटोगेमी इज ए टाइप ऑफ डिवीजन,
टाइप ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन का टाइप है और डिवीजन के साथ साथ होमोजाइगस कंडीशन वापस आ जाती है। जैसे पहली वाली जो पैरामीशियम है उसके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल के के साथ स्मॉल के है, तो कैपिटल के स्मॉल के हेट्रोजाइगस है। अब इस सेल का जब डिवीजन होगा यानी ऑटोगेमी होगी तो इसकी ऑटोगेमी से दो टाइप की या दो पैरामीशियम बनेगी, डॉटर पैरामीशियम, और इसका जो ऑटोगेमी होगा यानी डिवीजन होगा तो इसके पास इससे भी दो जो है वो पैरामीशियम ऐसे बन जाएगी। नाउ होमोजाइगस कंडीशन आनी चाहिए। तो देखो जब ये दोनों सेल्स हैं अपनी अपनी एस फेज में जाएगी, डिवीजन में एस फेज आती है ना, सिंथेसिस फेज, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो एक कैपिटल के दो कैपिटल के बन जाएंगे और दोनों कैपिटल के एक ही सेल में आने चाहिए। ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन। दूसरा स्मॉल के है, इस स्मॉल के दो कॉपी बनेंगे और दोनों स्मॉल के एक ही सेल में चले आएंगे, तो ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन। अब ध्यान से समझो, ये जो दो सेल्स हैं इन दोनों सेल्स की मदर सेल के पास में कप्पा पार्टिकल थे, तो ये मदर सेल तो अपना साइटोप्लाज्म बिल्कुल डिवाइड करेगी, आधा आधा, आधा साइटोप्लाज्म इसको दिया, आधा साइटोप्लाज्म इसको दिया। लेकिन हुआ क्या, इसके पास तो कैपिटल के है तो ये तो कप्पा पार्टिकल को अपने पास रख सकती है, लेकिन इसके पास में कैपिटल के नहीं है तो इसके कप्पा पार्टिकल मर जाएंगे। मदर से कप्पा पार्टिकल मिलेंगे तो जरूर, लेकिन वो मर जाएंगे। दूसरी डॉटर सेल को देखो, दूसरी पैरामीशियम को देखो, मदर को, एक कैपिटल के दो कैपिटल के, हो गई होमोजाइगस कंडीशन। एक स्मॉल के दो स्मॉल के, हो गई होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन तो आ गई, लेकिन मदर के पास में कप्पा पार्टिकल थे ही नहीं। कप्पा पार्टिकल नहीं है तो इसको कप्पा पार्टिकल मिलेंगे भी नहीं। तो एक तो हो गई किलर, एक सेंसिटिव सेंसिटिव सेंसिटिव, तो किलर इज टू सेंसिटिव का रेशियो क्या आया, 1:3। तो जब कॉन्जुगेशन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, किलर इज टू सेंसिटिव का रेशियो आता है 1:3। ये एक रिजल्ट। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। केस नंबर 2। ये जो केस नंबर 2 है इसके अंदर कॉन्जुगेशन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे। केस 2, कॉन्जुगेशन फॉर लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम कॉन्जुगेशन का क्या रिजल्ट होता है, तो वो आप ध्यान रखना, डीएनए एंड साइटोप्लाज्म बोथ आर एक्सचेंज्ड, बोथ एक्सचेंज्ड। अब वापस से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एक पैरामीशियम ऐसी है, इस पैरामीशियम के पास कैपिटल के है और कप्पा पार्टिकल्स है, ये है किलर। दूसरी पैरामीशियम ऐसी है जिसके पास में स्मॉल के कंडीशन है और कप्पा पार्टिकल नहीं है, ये है सेंसिटिव। एक किलर एक सेंसिटिव, इन दोनों का कॉन्जुगेशन कराया फॉर लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्जुगेशन होगा तो क्या करना है वो समझ लो। लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्जुगेशन कराना है तो देखो जीन का एक्सचेंज तो होगा ही होगा, जीन के साथ साथ इसका कुछ साइटोप्लाज्म इसमें चला जाएगा और इसका कुछ साइटोप्लाज्म इसमें आ जाएगा। जीन एंड साइटोप्लाज्म दोनों का एक्सचेंज होगा। तो आफ्टर सम टाइम हमको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, पहली वाली पैरामीशियम के पास एक कैपिटल के तो खुद का है, दूसरा स्मॉल के दूसरी से आ गया, तो ये बन गई हेट्रोजाइगोट। और इसके पास में खुद का साइटोप्लाज्म है जिसमें कप्पा पार्टिकल्स है। फिर दूसरी वाली के पास एक स्मॉल के तो खुद का है और कैपिटल के पहली वाली से आया, और पहली वाली से थोड़े से कप्पा पार्टिकल्स भी आ गए थे साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये दोनों बन गई किलर किलर। क्योंकि इसके पास कैपिटल के है तो अब कप्पा पार्टिकल रह सकते हैं, दोनों किलर बन गई। फिर इन दोनों में होगी ऑटोगेमी। ऑटोगेमी इज ए काइंड ऑफ डिवीजन।
ऑटोगैमी से हमें दोनों से दो दो सेल्स मिलेंगी। तो सबसे पहले तो 4 सेल ड्रॉ कर लो, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल और ये चौथी पैरामीशियम सेल। फिर एक कैपिटल के 2 कैपिटल के इधर रख दो, इस स्मॉल के 2 स्मॉल के इधर रख दो, उसके बाद इस कैपिटल के 2 कैपिटल के इधर रख दो, इस स्मॉल के 2 स्मॉल के इधर रख दो। इतना हुआ। नाउ यहां पर इस मदर सेल के पास में कपा पार्टिकल्स हैं, तो ये अपना साइटोप्लाज्म इसको भी देगी, इसको भी देगी, बट इसके कपा पार्टिकल मर जाएंगे। इसी प्रकार ये जो मदर सेल है ये अपने कप्पा पार्टिकल वाला साइटोप्लाज्म इसको भी देगी, इसको भी देगी, और ये कप्पा पार्टिकल्स है यहाँ तो जिंदा रहेंगे, यहाँ मर जाएंगे। तो हमारे पास जो 4 सेल्स होंगी उनमें से 2 होगी किलर, 2 होगी सेंसिटिव, 2:2, 1:1 का रेशियो। जब कॉन्जुगेशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो देखो रेशियो कैसे चेंज हो जाता है। तो ये हुआ हमारे पास में एक सिंपल सा कप्पा पार्टिकल या इन्फेक्शियस पार्टिकल का इनहेरिटेंस। कप्पा पार्टिकल के तरह ही दूसरे टाइप के और पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एमयू पार्टिकल्स, मैट किलर पार्टिकल्स, एमयू पार्टिकल्स। ये भी पाए जाते हैं पैरामीशियम के अंदर। देखो ये एमयू पार्टिकल्स हैं, ये भी बैक्टीरिया हैं, इनका नाम है सीडोबैक्टर कॉन्जुगेंस। इन सीडोबैक्टर कॉन्जुगेंस के बारे में 1-2 बातें ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। होता क्या है, यहां पर जो टॉक्सिन बनती है वो टॉक्सिन रिलीज नहीं की जाती। टॉक्सिन इज नॉट रिलीज्ड आउटसाइड द पैरामीशियम। टॉक्सिन पैरामीशियम के बाहर रिलीज नहीं होती है। जब कोई किलर स्टेन सेंसिटिव स्टेन के साथ मैटिंग कर रहा होता है, किलर स्ट्रेन किल्स द सेंसिटिव स्ट्रेन व्हाइल मैटिंग, तो सिर्फ और सिर्फ उसी दौरान डेथ होती है, इसलिए इसे कहते हैं मैट किलर। अपने मैटिंग पार्टनर को मार देते हैं तो इनको कहते हैं मैट किलर। बस इतना सा है। एमयू पार्टिकल ये सीडोबैक्टर कॉन्जुगेंस है, बैक्टीरिया है, ये भी टॉक्सिन बनाते हैं लेकिन ये टॉक्सिन बाहर रिलीज नहीं करते। तो जो सेंसिटिव स्ट्रेन है उनकी ऐसे डेथ नहीं होती, सेंसिटिव स्ट्रेन जिंदा रहते हैं। लेकिन सेंसिटिव स्ट्रेन जब किलर स्ट्रेन के साथ में मैटिंग करेगा तो उस दौरान किलर स्ट्रेन से टॉक्सिन निकल के चली जाएगी, सेंसिटिव स्ट्रेन में डेथ हो जाएगी। तो इनको कहते हैं मैट किलर। बस इतना सही है इनके अंदर, और नहीं करना कुछ भी। और बात करते हैं